आपको पता है कि ये न्यू चैनल जो है वो ओनली स्टडी बेस्ड है। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस जो है वो ठीक से आ रही होगी। और अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ये चैनल केवल और केवल जो है स्टडी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग सेकंड कोर्स जो सेकंड ग्रेड है उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सटीक नॉलेज लेना चाहते हैं, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इसको शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो है हम हिंदी मीडियम से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हिंदी मीडियम जो है किताब की तरफ चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर, और जिसमें आपका चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कोशिका की कुछ जनरल बातें जो हैं वो जान लेते हैं। कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि हम रसायन विज्ञान में या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सेल जो है सॉरी जो एटम होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है एलिमेंट की। उसी तरीके से जो सेल है वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारे जो बॉडी जो होती है, हमारा शरीर जो होता है, उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, यानी सेल होती है। और यही सेल जो है आपस में जुड़ कर के ऊतक का स्वरूप ले लेती हैं, जिसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो ये सेल जो है वो जुड़ कर के टिश्यू बनती हैं, और टिश्यू ही हमारे ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। यानी जो हमारे अंगों का निर्माण है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से हमारे जो है ऑर्गन बनते हैं, और इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे सिलेबस में पहला जो चैप्टर है वो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स दे रखा है, मतलब कोशिका और उनके कोशिकांग। तो इस तरीके से हम जो है पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं जनरल बातें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका का समग्र अध्ययन क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या कोशिकाएं क्या हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। देखिए एस्पिरेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मेक श्योर कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर अभी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर रहे हैं, तो इसको जज ना करें, केवल रीड करते हुए चलें। बाकी फिर जब हम नोट्स पढ़ेंगे तब हम उसको नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा सा डिटेल वे में मैं रीड करते हुए चली जाऊंगी, और जो चीज़ समझाने की होगी उसे मैं आपको समझा दूंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिससे हमारी एनसीईआरटी जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपने आरएएस प्री का पेपर भी देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आप केवल नोट्स पढ़ के चले जाएँ, ये सफिशिएंट नहीं है। तो आपको लाइन टू लाइन जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, और इससे अच्छा तरीका जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कोशिका क्या है। देखिए, इसमें है कोशिका क्या है। तो कोशिका जो होती है वो क्या है, जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन या जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। यानी हमने कहा है कि कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वे पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है। कोशिका के बिना किसी का स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब अगर हम लोग कहें कि कोशिका नहीं हो और शरीर का निर्माण हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोशिका सबसे छोटी इकाई होते हुए भी पूरे शरीर का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने कहा कि सेल जो होती है वो छोटी होती है, और बहुत सारी मिलकर के सेल जो है वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और फिर इससे जो है ऑर्गन बनता है, यानी अंग जो है वो इसके थ्रू बनते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, ध्यान देनी पड़ेंगी। अब
है कि जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड जो वर्किंग जो होती है इसकी, ये जो है फंक्शनल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है। मतलब इसी से संरचना का निर्माण होता है और इसी से हमारा जो शरीर होती है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल से होती हैं। अब यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, ये याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने जो है वो कोशिका को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी। यानी सबसे पहले कोशिका को जो है वो ल्यूवेनहॉक ने देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने जो कोशिका के अंदर जो सेल पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो नाभिक पाया जाता है यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में इसके सुधार के बाद फ्रेंच कंट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो देखिए इस पैरा में जो है वो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। सबसे पहली तो कि जो सेल होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड जो है, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने सेल को सबसे पहले बार देखा था और सेल में जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। और इस पैराग्राफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो अभी भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका कोशिका सिद्धांत, जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन, ये इम्पोर्टेंट है, मैथियस स्लाइडर ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद में पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार का कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में उत्तकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट है, स्लाइडन एंड श्वान। ये जो 2 साइंटिस्ट थे, तो स्लाइडन जो है उन्होंने तो पौधों का अध्ययन किया था और श्वान जो है उन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। तो आप जो है इन 2 को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लाइडन और श्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किनका अध्ययन किया था। तो इसकी एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो देखिए, श्वान जो होता है वो श्वान मेरे हिसाब से जो बच्चा होता है, चीते का बच्चा, उसको भी हम श्वान बोलते हैं। तो ये कौन होता है? प्राणी होता है, एनिमल होता है ना। तो एनिमल का जो जंतु की जो कोशिकाएं हैं वो थियोडोर श्वान ने डिस्कवर की थी और उसके अलावा जो स्लाइडन है उन्होंने किसकी की थी? जंतु कोशिकाओं की, पौधे की कोशिका जो है उनका अध्ययन किया था। तो इसमें ये 2 चीज़ें निकल के आई हैं। उसके बाद इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद में मिलकर बना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि स्लाइडन ने जो है वो पौधों की कोशिकाओं पे अध्ययन किया था और श्वान ने जो है वो प्राणी कोशिकाओं पे अध्ययन किया था। मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, स्लाइडन व श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी जो कोशिका सिद्धांत है वो अकेले किसी ने नहीं दिया था, वो संयुक्त रूप से दिया गया था और वो दिया गया था स्लाइडन एंड श्वान के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी जो है वो किसने बनाई थी, ये सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपका आंसर होगा स्लाइडन एंड श्वान ने।
और स्लाइडन जो है उन्होंने पौधों के लिए डिस्कवरी किया था और श्वान ने जो है वो जंतु के लिए डिस्कवरी किया था। यदि इस सिद्धांत में बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, लेकिन देखिए स्लाइडन एंड श्वान ने जो है सिर्फ कोशिकाओं का अध्ययन किया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल है, जब हमें पता है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, इसका मतलब एक सेल जो है वो डिवाइड हो रही है काफ़ी सारी सेल्स में। तो इस तरीके से उन्होंने ये नहीं बताया कि एक जो नई सेल बन रही है वो कैसे बन रही है, उनको ये चीज़ नहीं पता थी। तो आगे जब साइंटिस्ट आए तो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नई सेल जो है वो किस तरीके से बनती है। तो पहली बार जो रुडोल्फ विर्चो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाएं जो हैं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही मिलकर बनी होती है। यानी अगर नई सेल बन रही है तो वो उसमें पूरा रोल जो होगा वो पुरानी सेल का होगा, और ये बताया था साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो इस पैराग्राफ में आपकी जो है वो 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो कि स्लाइडन और श्वान ने जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया था संयुक्त रूप से। स्लाइडन जो हैं उन्होंने जो पौधों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया था, और श्वान जो हैं उन्होंने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। और लेकिन ये जो हैं दोनों ही अपनी थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। तो हाँ, आगे जाके जब स्टडी हुई तो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट थे नाम के, उन्होंने बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही मिलकर बनी होती है, जिसको हम सेलुला ई सेलुला बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि पुरानी सेल से ही नई सेल का उत्पादन हो रहा है, बन रहा है। तो इस पैराग्राफ में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कोशिका का समग्र अवलोकन, मतलब कोशिका क्या है, कैसे बनी, उसका सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। देखिए, आरंभ में आप प्याज की छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्याज की झिल्ली में या फिर जो मनुष्य की जो लार होती है उसको उंगली से निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा गया था, तो हमें सेल स्ट्रक्चर जो है वो मिली थी। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। देखिए, प्याज की जो कोशिकाएं होती हैं वो है, प्याज क्या है, एक प्लांट है ना, पौधा है। और पौधा जो होता है उसके वहीं पर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो एक स्पेशल गुण है जो केवल और केवल पौधों में पाया जाता है, ये जीव में नहीं पाया जाता, जीवों में नहीं पाया जाता है। तो ये जो प्याज की झिल्ली होती है उसमें हमने माइक्रोस्कोप से देखा कि यहाँ पर एक कोशिका भित्ति होती है और उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। इसका मतलब कि मनुष्य की जो गाल की सेल की संरचना है उसमें जो है कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो क्लियर है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं कोशिका भित्ति वहीं पाई जाती हैं, जो एनिमल सेल्स या ह्यूमन सेल्स होती हैं उनमें कोशिका भित्ति ना पा करके केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। मतलब ये है आपका सेल, और इस सेल के अंदर एक झिल्ली युक्त जो है संरचना मिलती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस भी जो है वो एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या न्यूक्लियर नाभिक झिल्ली युक्त कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पर ये नाभिक होता है। नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो होते हैं वो
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम जो है वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यानी इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए जो होता है वो क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जो इसमें जीन होते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाएं लेके रखते हैं, वो सभी सूचनाएं जो हैं वो डीएनए में एकत्रित रहती हैं और ये किसी भी जेनेटिक कार्य या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। जिस कोशिका में झिल्ली-युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली-युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह इस जो चैप्टर का आधार हम कहेंगे कि जिन कोशिकाओं में देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। अब जिन नाभिकों में झिल्ली पाई जाती है, चारों तरफ में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे तो हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी पूर्णतः विकसित न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस तो है, नाभिक तो है, पर वह पूर्णतः विकसित नहीं है। तो हम प्रोकैरियोटिक को प्रीमिटिव सेल भी बोलते हैं, कि मतलब जो इमैच्योर हो, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ हो। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनके आयतन को घेरे हुए एक अर्धतलक अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए, जब हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ हमें नाभिक मिलता है, और ये जो है आपका यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकाएं क्रियाएं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इस कोशिका द्रव्य के थ्रू ही जो है वो संपन्न होती हैं। और ये जो कोशिका द्रव्य होता है इसी के अंदर आपके कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये था इस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं। अब हम सेल की जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जो एक सेल होता है उस सेल में देखिए सबसे पहले ये सेल है। अगर ये सेल प्राणी कोशिका है तो इसमें झिल्ली पाई जाती है, और अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर की तरफ एक सेल वॉल भी पाई जाएगी, भित्ति भी पाई जाएगी। अगर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो झिल्ली युक्त होगा अगर यूकैरियोटिक है तो, और अगर प्रोकैरियोटिक है तो झिल्ली युक्त नहीं होगा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, जीन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको चारों तरफ कोशिका द्रव्य मिलेगा, और इस कोशिका द्रव्य में आपको बहुत सारे कोशिकांग मिलेंगे। इन कोशिकांगों की हम अलग अलग स्टडी करेंगे और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बहुत सारे। तो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं वो, अंतःप्रदेवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म काय या फिर माइक्रोबॉडीज, गोल्जी समाश्रय या गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है इसे, लाइजोसोम, राइबोसोम। और ये सब जो हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो इनका क्या डिफरेंस है और क्या नहीं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं छोटा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप कुछ अगर मुझे करेक्शन करना है तो ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ क्या पढ़ाने का तरीका सही है, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे बहन भाई जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से तैयारी करना है। तो अभी जो है एनसीईआरटी को हम लोग बेस बना रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे।